हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन्वेषण के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस को लेकर के। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग राज्यसभा के इलेक्शंस की बात कर क्यों रहे हैं। तो हमने हाल ही में देखा कि श्री सतनाम सिंह संधू साहब को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के थ्रू। अब ये सवाल पैदा करता है कि क्या प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है किसी को राज्यसभा में। और इसी के साथ में हमने एक और इशू देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया कि 56 सीट्स पे राज्यसभा का इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 15 अलग अलग स्टेट्स में है। अब इन सभी इश्यूज को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली सवाल आता है कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है और क्या प्रोसेस है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या रोल है प्रेसिडेंट का उसमें और कौन वोटर्स होते हैं उसके। क्योंकि मैंने तो आज तक कभी राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो अलग प्रोसेस होगा वोट को लेकर के। इसी सभी चीजों को देखने के लिए हमें पहले देखना होगा कि राज्यसभा ये जो बॉडी है इंडिया में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब इंडिया में अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर को लेकर के पार्लियामेंट के, तो इंडिया में जब कभी भी हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और इंडिया में ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इसका ओरिजिन हम लोग देख सकते हैं 1919 से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1919 आया। उसके तहत हमने देखा कि इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हो गई। यानी कि 1919 के समय से हमने देखा इंडिया में एक कंसेप्ट आ गया अपर हाउस और लोअर हाउस का। और यही कंसेप्ट अपर हाउस और लोअर हाउस का जो था, ये बाद में बना हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन ये जो हिंदी नाम है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ये जो हिंदी नाम है, इस हिंदी नाम को हमें समझना होगा। जब इंडिया में पार्लियामेंट बनी तो इंडिया में शुरुआत में इलेक्शन नहीं हुआ। आप देखेंगे अगर तो हमारी जो पहली पार्लियामेंट थी वो 1947 में बन करके आ गई। और ये जो 1947 में पार्लियामेंट बनी, ये एक प्रोविजनल पार्लियामेंट थी। ये प्रोविजनल पार्लियामेंट को लेकर के फिर फाइनली हमने इलेक्शंस देखे इंडिया में पहली बार 1951-52 में। और ये जो इलेक्शंस हुए, इसके बाद इंडिया में पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के आई। लेकिन ये जो पार्लियामेंट थी, ये मेनली थी हमारी लोकसभा। ये जो लोकसभा इलेक्ट होकर के आई, उस समय तक ये लोकसभा या राज्यसभा नाम नहीं हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हिंदी नोमेनक्लेचर है लोकसभा और राज्यसभा, इसे पहली बार देखा गया 1954 में। 23 अगस्त 1954 में राज्यसभा के नाम को अपर हाउस से राज्यसभा किया गया। अगर राज्यसभा की बात करें हम लोग, तो 3 अप्रैल 1952 को हमने देखा राज्यसभा का पहला गठन। यानी कि 3 अप्रैल 1952 से हमने राज्यसभा के स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया। और ये जो डेट है हमारा 3 अप्रैल 1952 को लेकर के, दैट इज 3 अप्रैल 1952, यहां पर हमने देखा कि पहली बार राज्यसभा का स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया। राज्यसभा के लिए इलेक्शंस हुए और मेंबर्स को इलेक्ट करके लाया गया। आप देखेंगे कि जस्ट इसके बाद, इसके 1 महीने 10 दिन बाद, यानी कि 13 मई 1952 से राज्यसभा अपना फंक्शन करना शुरू की। और ये जो हिंदी नोमेनक्लेचर है दैट इज राज्यसभा, इसे हमने देखा 23 अगस्त 1954 को। यानी कि ये एक प्रोसेस हो गया। हमने देखा कि राज्यसभा का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ इंडिया में 1919 से, इसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिंदी नोमेनक्लेचर है, ये आया 23 अगस्त 1954 को। और पहली बार इलेक्शन हुआ राज्यसभा का कब, तो वो हुआ 1951-52 के फेज में। और 1952 3 अप्रैल 1952 को हमने पहला राज्यसभा देखा। पर सवाल ये आता है बार बार हमारे सामने कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है। और इसी चीज को लेकर के हमें पहले देखना होगा कि राज्यसभा का टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना, कितने मेंबर्स होते हैं एंड सो ऑन। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखते हैं तो वो स्पेसिफाई करता है कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं। और इन 250 मेंबर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि इस 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो बाकी के 12 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। अब इसी सवाल को हमें बार बार देखना होगा कि ये जो नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट है और ये जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, इसका क्या मतलब होता है। क्या स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब स्टेट और स्टेट के साथ में यूनियन टेरिटरी भी होता है? क्या कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम राज्यसभा में देखते हैं? तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, तो आप देखोगे कि जो 250 जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, ये अगर करंट स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, तो करंट स्ट्रेंथ इसका 245 है। दिस इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। करंट मतलब इतना सैंक्शन स्ट्रेंथ है अभी के समय में, ये हमारा अभी के समय का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। हालांकि इफेक्टिव मेंबर्स देखोगे तो और कम होंगे। अब ये जो 245 मेंबर्स हैं, इसमें आप देखोगे कि इसमें से कुछ मेंबर्स हैं जो कि
स्टेट्स के हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज के हैं, और कुछ मेंबर्स हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। टोटल 12 मेंबर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, और इनके नॉमिनेशन के अगर प्रोसेस को देखोगे आप तो एक्चुअली में ये प्रेसिडेंट ना होकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये भी पावर आता है प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं तो वो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस देखते हैं, जैसे कि उनका जो भी इंडिविजुअल होंगे उनका आर्ट के मामले में, या साइंस के मामले में, या लिटरेचर के मामले में, या सोशल सर्विस के मामले में, इनमें से किसी भी मामले में उनके पास में कुछ, उस फील्ड से उनके पास में कुछ ज्ञान होता है, इस वजह से उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो अगर संधू साहब की भी बात करें तो संधू साहब का भी नॉमिनेशन अभी इसी तरीके से हुआ। ये जो 12 मेंबर्स का जो स्ट्रेंथ है ना, इसके बेसिस पे संधू साहब को नॉमिनेशन हुआ है। साथ में आप देखोगे कि 8 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के पास में भी होती है। यहां पर हमने 4 लिखा हुआ है क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के कुछ असेंबली वहां की अभी स्टैब्लिश हुई नहीं है, इसलिए इसको लेकर के प्रॉब्लम आती रहती है। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है यूनियन टेरिटरीज का, अगर जम्मू एंड कश्मीर के साथ में देखें तो 8 है, वरना 4 है। और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होंगे हमारे 229 लो या फिर 225 लो, ये आते हैं हमारे स्टेट्स के थ्रू। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कोटा होता है, और ये जो स्टेट्स का अलग अलग कोटा होता है वो डिपेंड करता है उस स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का क्या पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें हम लोग, तो राज्यसभा को हम लोग एक परमानेंट बॉडी बोलते हैं। परमानेंट बॉडी का मतलब यह होता है कि राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर करते हैं। हालांकि अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो हम देखते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन हर 5 सालों में होता है, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स होते हैं। यानी कि जब पहली बार राज्यसभा बनी 1952 में, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट इलेक्शन देखा 1954 में, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन देखा हमने 1956 में, और ये साइकिल चलती रही। ये साइकिल 2-2 सालों के बाद चलती रही। पर सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली बार राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो ये हुआ पूरे सीट्स को लेकर के। अब 2 सालों के बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा तो रिटायर कौन करेंगे? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या फिर वो नॉमिनेशन हो, वो होता है 6 सालों के लिए। अब अगर 6 सालों के लिए वो इलेक्ट या नॉमिनेट हो रहे हैं तो ये 2 साल के बाद कैसे हुआ होगा? तो आप देखोगे कि जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ राज्यसभा का, और जब 2 सालों के बाद फिर से इलेक्शन होना था, तो उस समय एक लॉटरी सिस्टम निकाला गया। सभी का नाम एक डब्बे के अंदर लिख कर रखा गया और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया गया। जिसका नाम आ गया वो रिटायर कर गए। हालांकि अगर आप देखो राज्यसभा के मेंबर्स को, तो वो कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, और कभी भी अगर राज्यसभा का इंटरिम इलेक्शन होता है, इन द सेंस कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए जो सीट वैकेंट हो गई उसके लिए अगर इलेक्शन होता है, तो आप देखोगे कि वो इलेक्शन लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है। लिमिटेड पीरियड इन द सेंस कि अगर किसी एक, जैसे मान लो संधू साहब है, अगर संधू साहब के नॉमिनेशन को आप देखोगे तो संधू साहब 6 सालों के लिए नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में। अगर संधू साहब का नॉमिनेशन 6 सालों के लिए हुआ है, मान लो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद संधू साहब ने रिजाइन कर दिया, ये जो रिमेनिंग पीरियड होगा ना, इस रिमेनिंग ही पीरियड के लिए किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा, ना कि पूरे 6 सालों के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली ये सवाल पैदा होता है मन में कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है। और इस राज्यसभा के इलेक्शन को अगर होने का प्रोसेस को देखेंगे आप, तो आप देखोगे कि जो नॉमिनेशन हो गया वो तो प्रेसिडेंट के थ्रू हो रहा है, साथ में जो बाकी के जो मेंबर्स हैं 229 मेंबर्स की बात करें हम लोग अगर, या फिर 233 मेंबर्स की बात करें हम लोग अगर, तो आप देखोगे कि जो 233 मेंबर्स हैं, इन 233 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। हालांकि ये जो इलेक्शन है ये डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर के इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में एक सिस्टम होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। तो जो सिस्टम हम लोग लोकसभा के इलेक्शंस में देखते हैं वो सिस्टम यहां पर नहीं होता है। लोकसभा इलेक्शन का एक सिंपल सा तरीका होता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसकी संख्या ज्यादा आ गई वो जीत गया। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसे हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसमें आप देखोगे कि जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, इसमें वोटर्स होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबली के, जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबली के, बस वही इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट असेंबली के, वो वोट करके किसे लाएंगे? राज्यसभा के मेंबर्स को लाएंगे। और हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग कोटा होता है, उन कोटा के बेसिस पर हम लोग मेंबर्स को देखते हैं। अगर बात करें इलेक्शन के सिस्टम को लेकर के, तो हम लोग देख सकते हैं इलेक्शन का सिस्टम भी, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और जब आप इस सिस्टम को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए हमने ये सिस्टम क्यों रखा और लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमने
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों रखा? क्योंकि लोकसभा का जो सिस्टम है ना इलेक्शन का, वो काफी सिंपल है और वो सभी को आसानी से समझ में आ जाता है। दैट वाज द मेजर रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन था कि राज्यसभा के इलेक्शन में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखा और लोकसभा के इलेक्शन में हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखा। किसी और लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो कि राज्यसभा का इलेक्शन होता क्या है। तो हमने देखा कि हर स्टेट के पास में अपना अलग अलग कोटा हो गया, और ये जो हर स्टेट के पास में अपना अलग अलग कोटा होगा, उसी कोटा के बेसिस पर उन स्टेट्स के पास में सीट्स आएंगी और उन स्टेट्स में इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में वोटर्स कौन है? वो लोग वोटर्स है उस स्टेट के इलेक्टेड एमएलएस। तो जो भी उस स्टेट के इलेक्टेड एमएलएस होंगे वो सब वोट करेंगे। लेकिन वोट के लिए और भी अलग अलग कंडीशंस देखे जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करेगा। तो अगर बात करें हम लोग नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने की, तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके बेसिस पर नॉमिनेशन पेपर्स का प्रोसेस आता है और वो नॉमिनेशन पेपर लेकर के आते हैं। लेकिन इन सभी के साथ में हमें देखना होता है कि एक कैलकुलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग राज्यसभा का इलेक्शन देखते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसी भी एक स्टेट का। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ एमएलए देखेंगे अगर, तो वो है 200। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने राजस्थान के प्रोसेस को लिया है। तो अगर बात करें हम लोग राजस्थान को लेकर के, तो हमें देखना होता है कि कितने सीट्स पर इलेक्शन होना है, उसके बेसिस पे हमें सारा प्रोसेस देखना होता है। बट इन सभी से पहले हमें एक वैल्यू निकालना होता है कि राजस्थान में जब इलेक्शन हो रहा है तो वहां के जो एमएलए हैं उनके वोट का वैल्यू क्या होगा। और एमएलए के वोट का वैल्यू निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी नंबर ऑफ एमएलए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां के वोट का वैल्यू आ जाएगा, वहां के एमएलए के वोट का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर राजस्थान में 200 एमएलए हैं तो वोट का वैल्यू कितना हो गया? इंटू 100, यानी कि ये हो गया 20,000। मतलब राजस्थान की अगर बात करें हम लोग, राजस्थान में अगर राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर एमएलए के वोट का वैल्यू कितना हो गया? 20,000 हो गया। अब इसके प्रोसेस को आगे देखो, अभी यहां पर नहीं रुकना है, थोड़ा सा और कंसेप्ट है जो हमें देखना होगा। अगर इसे हम लोग आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो इसके साथ में हमें एक फॉर्मूला निकालना होता है, एक कोटा निकालना होता है, एक तरीका निकालना होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ वोट क्या होगा। और उस कट ऑफ वोट को निकालने का तरीका यह होता है कि वैल्यू ऑफ वोट, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो वैल्यू ऑफ वोट डिवाइडेड बाई वैकेंसीज +1 एंड देन +1 एंड होल डिवाइडेड बाई 100। ये एक प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे हम लोग इस सिस्टम को देखा करते हैं। जब आप इस सिस्टम को कंप्लीटली देखोगे तो आप देखोगे कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ वोट होता है, और उन्हीं वैल्यू ऑफ वोट्स के बेसिस पर हम लोग स्टेट में इलेक्ट करते हैं किसी भी एक मेंबर को। अब होता क्या है कि जब एमएलए ने वोट किया तो यहां पर एमएलए वोट करते हैं प्रेफरेंस के बेसिस पे, और उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे इलेक्ट होकर के आते हैं। दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग राज्यसभा के इलेक्शंस को देख रहे हैं, और ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बात करें हम लोग राज्यसभा को लेकर के तो हमें समझना होगा कि जैसे लोकसभा इंपॉर्टेंट है वैसे राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा के अलग अलग पावर्स आते हैं। अगर पावर्स की बात करें हम लोग, राज्यसभा के पावर्स की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा के पास में लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, लेजिस्लेटिव के साथ में राज्यसभा में जुडिशियल पावर्स भी है, और साथ में कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी है। अगर बात करें हम लोग एक्सक्लूसिव पावर्स को लेकर के तो कुछ ऐसे पावर्स है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास में है, ना कि लोकसभा के पास में। कुछ ऐसे पावर्स है जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर होती है, और कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं राज्यसभा के पास में। इसका मतलब ये नहीं कि जो जुडिशियल पावर्स लोकसभा के पास में नहीं है, सिर्फ ये एक्सक्लूसिव पावर्स ऐसे होते हैं जो कि लोकसभा के पास में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास में होते हैं। तो अगर बात करें हम लोग इस सिस्टम को लेकर के तो आप देखोगे कि कोई भी बिल अगर उसे एक्ट बनना होगा एक्सक्लूडिंग मनी बिल, तो वह तभी बनेगा जब उसे राज्यसभा भी पास करेगी। अगर राज्यसभा उसे पास नहीं करेगी तो वो एक्ट नहीं बन सकता है। साथ में आप देखोगे कि इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है, जो इक्विलिब्रियम है, वो स्पेसिफाई करता है हमारा राज्यसभा। इसे राज्यसभा के थ्रू हम लोग देखते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम को। वैसे ही आगे बढ़कर देखिए अगर, तो जो जुडिशियल पावर्स है, चाहे वो रिमूवल ऑफ जजेस हो, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, या कैग को हटाना हो, या फिर इन सभी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाने का प्रोसेस हो, या प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस हो, ये सारे पावर्स राज्यसभा के पास भी आते हैं। यही नहीं, अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना होगा तो वो तभी हट सकते हैं जब राज्यसभा से उस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, और राज्यसभा के चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स की बात कर रहे हैं हम लोग राज्यसभा के। वैसे देखिए अगर हम लोग, तो जब कभी भी स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना होगा तो वो तभी बनेगा
जब राज्यसभा उसे अप्रूव करेगी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पेसिफाइड है। वैसे ही देखिए अगर कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना होगा, तो वो भी किसके थ्रू बनेगा? राज्यसभा के थ्रू बनेगा, स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वैसे ही देखिए अगर हम लोग तो नेशनल इमरजेंसी के केस में भी राज्यसभा के पास में कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें, अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी को लाया गया और उसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो नेशनल इमरजेंसी लागू रहेगी अगर राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है, तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए वो इमरजेंसी आई थी। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो नहीं होगी। ये कब की बात हो रही है? जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है उस केस में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राज्यसभा। ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए राज्यसभा के पावर्स को समझने के लिए और राज्यसभा के सिस्टम ऑफ इलेक्शंस को समझने के लिए। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अन्वेषण, जहां पर के ऐसे इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। ऑल ऑफ यू टेक केयर, थैंक यू।